हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, चैप्टर 6 आपका चल रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए वंशागति का आणविक आधार ये वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको काफी सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है। थोड़ा बहुत जो बाकी बचा है, जैसे आपका लैक ओपेरॉन बाकी बचा है, आपका जीनोम प्रोजेक्ट वाला बाकी बचा है पार्ट, तो वो सारा हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज क्या करेंगे, हम हल्का सा इसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है, इनहेरिटेंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। क्या पढ़ना है, इनहेरिटेंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि वंशागति के आणविक आधार के बारे में बात करनी है। अब वंशागति के आणविक आधार का मतलब क्या है कि वही क्या किन अणुओं से मिलकर के जीन्स का निर्माण होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे ये वंशागति करते हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे ज्यादा हमें किसके बारे में बात करनी है, डीएनए के बारे में। डीएनए जिसके बारे में अच्छी तरह से आप सभी जानते हैं, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और ज्यादातर जीवों में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि वायरसेस। वायरसेस में जो है डीएनए नहीं पाया जाता जेनेटिक मटेरियल के रूप में, बल्कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें पाया जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को। डीएनए जो है हेल्प करता है सिंथेसिस में आरएनए की, ठीक है, which in turn helps in protein synthesis and these proteins control traits of individuals। तो इस लेसन में आपको क्या पढ़ना है, इस लेसन में आपको पढ़ना है डीएनए के बारे में कि किस तरह से डीएनए की डिस्कवरी हुई जेनेटिक मटेरियल के रूप में, और हाउ दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। आप सभी को पता है कि मनुष्यों का शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। एक कोशिका के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अंदर कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक मौजूद होता है। केंद्रक को अगर हम जूम एनलार्ज करके देखें माइक्रोस्कोप के माध्यम से, तो आपको केंद्रक के अंदर उलझे हुए धागों जैसी लाल रंग की संरचना जो आपको दिखाई पड़ रही है, उलझे हुए धागों जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। बीच में केंद्रिका या न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, और ये जो उलझी हुई धागों जैसी संरचना है, कोशिका विभाजन के समय पर ये गुणसूत्रों के रूप में आपको दिखाई पड़ती हैं, यानी क्रोमोसोम्स के रूप में आपको दिखाई पड़ती हैं। और ये क्रोमोसोम्स किस चीज से मिलकर के बने हुए, क्रोमोसोम्स का ये जो धागा है, ये धागा कैसा दिखता है, ये धागा इलाज करने पर कुछ ऐसी संरचना दिखाई पड़ती है, यानी कि जो दो धागों से मिल करके बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ना है। तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा था वो न्यूक्लिक एसिड था। तो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपके जैव अणु होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। किस प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। पहला होता है आपका डीएनए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए, जिसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए हैज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुज मोनोमर यूनिट्स आर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, मतलब ये हो गया एक स्ट्रैंड और ये हो गया साथ में दूसरा स्ट्रैंड, तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके क्या करते हैं,
बनाते हैं इसको, जिसका एक मोनोमर यूनिट है वो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। किस में पाया जाता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। लेंथ जो है डीएनए की वो कैसे डिटरमाइन होती है, बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन इट, यानी कि जितने संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे उतना ही लंबा उसकी लेंथ होगी। मतलब अगर न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कम है कम देखा जाएगा, अगर ज्यादा है तो थोड़ा लंबा होगा। तो उसी के आधार पर, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या के आधार पर लंबाई डिसाइड जो है वो होती है। यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि एक सिंगल स्ट्रैंड वाला स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर हुज मोनोमर यूनिट्स आर राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये भी एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर यूनिट क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है। अब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है आपका डीएनए और लेफ्ट हैंड पे आपको दिखाई पड़ रहा है आरएनए। आरएनए और डीएनए में आप क्या देख रहे हैं कि पहली चीज तो एक सेकेंड स्ट्रैंड का अंतर है, मतलब डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड है। तो इसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है, जिससे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके निर्माण करते हैं डीएनए का, तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें बच्चों 3 प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। 3 प्रकार की चीजों से मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड बनके तैयार होता है। पहला तो होता है शुगर, आपका मोनोसेकेराइड 5 कार्बन्स के साथ, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। मोनोसेकेराइड जो है शुगर वो 5 कार्बन वाला एटम्स होता है। और आरएनए की यदि बात करें तो आरएनए में ये राइबोज टाइप का पाया जाता है, राइबोज शुगर इन आरएनए। और अगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में आप स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर हर जगहों पर समानता है। केवल डीऑक्सीराइबोज में क्या है, एक जगह पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब उसको स्क्रीन पर आप चेक करके देखें, 1 पे देखें आप, यहाँ पे 2 पे देखें आप, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, नीचे की तरफ राइबोज में हाइड्रोक्सी शुगर लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है OH करके। और यहाँ पे 2 नंबर पे वो एक तरफ तो हाइड्रोजन लगा है और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन पर भी समानता है, 5th वाले पर भी समानता है। तो अंतर क्या है, केवल इतना अंतर है कि एक में जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक में क्या है, OH ग्रुप जो है अटैच है। तो जिसमें OH ग्रुप अटैच है वो राइबोज शुगर है, और जिसमें OH ग्रुप अटैच नहीं है बल्कि केवल H अटैच है वो आपका डीऑक्सीराइबोज कहलाता है। तो ये क्या है, यह आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब क्या होता है, पेंटोज का मतलब ही होता है ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें 5 मतलब 5 रिंग्स वाला, 5 लाइंस वाली रिंग तैयार होती है, वो पेंटोज शुगर कहलाता है। ठीक है, तो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होते हैं आरएनए में और डीएनए में। आगे बात करते हैं, हमने बात कर ली बच्चों शुगर की। शुगर के अलावा डीएनए के स्ट्रक्चर में पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है। तो नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होता है वो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और इसके अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो एक क्षार जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि बेस की प्रॉपर्टीज को ये शो करता है। 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं जो जाने जाते हैं। पहला है आपका प्यूरिन्स और दूसरा है पिरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स है उनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, प्यूरिन्स 2 प्रकार के आपके कोर्स में हैं, एडेनिन और गुआनिन। कौन कौन सा, एडेनिन और गुआनिन। तो एडेनिन और गुआनिन में प्यूरिन जो है 9 मेंबर्ड रिंग होती है। तो क्या करेंगे, ये इस तरीके से रिंग बना करके प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पे NH2 अटैच है, कहीं पे NH अटैच है, और देखें ध्यान से
यहाँ पे आपका यहाँ पे खाली है एडेनिन में, पर ग्वानिन में NH2 यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे NH मौजूद है और यहाँ पे केवल N मौजूद है। स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पे असमानता है और सामान्य तौर पर ज्यादातर क्या है, समानताएं हैं। ऊपर के बॉन्ड में बात करें तो NH2 मौजूद है और यहाँ पे O मौजूद है डबल बॉन्ड के साथ। ये तो होगा आपका प्यूरिन जो 9 मेंबर्ड रिंग है, और एडेनिन और ग्वानिन उसकी क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रकार का नाइट्रोजनस बेस देखेंगे बच्चों, उसे हम पिरिमिडीन कहते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं नोट किया है वो इसको जरूर नोट कर लेंगे। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस में बच्चों दूसरे प्रकार आता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन क्या होता है, ये भी आपका हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन होते हैं। साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट मौजूद होता है आपके न्यूक्लियोटाइड में, आपका पेंटोज मतलब शुगर हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस हो गया। तो आपका तीसरा चीज मौजूद होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है फास्फोरस का, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ फास्फोरस फॉर्म्स बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन फॉर्म करता है ये, अलोंग विद द शुगर, शुगर के साथ मिल करके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से अटैच होता है। ये आपका पेंटोज शुगर का वो है, रेखा चित्र है, डायग्राम है। तो इसमें देखें आप 4th वाले कार्बन पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने का मतलब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने का मतलब है कि अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। क्या क्या चीजें मौजूद हो गई उसमें, उसमें मौजूद हो गई आपका फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, 3 चीजें मौजूद हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप का क्या है कि फॉर्म्स बैकबोन, ये बैकबोन बनाती है न्यूक्लियोटाइड की और शुगर के साथ मिल करके बनाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड टेक्स प्लेस यूजिंग द फॉलोइंग लिंकेजेस। कुछ तरीके हैं जिससे आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो बन जाता है। क्या क्या है, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। यानी कि एक न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेस को लिंक्ड होना जरूरी है, किसके साथ, पेंटोज शुगर के साथ। और कौन से बॉन्ड के थ्रू लिंक होंगे, वो बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। तो उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जो है लिंक होता है 5th नंबर वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप से, जो कि न्यूक्लियोसाइड का है। लेकिन अगर फॉस्फोइस्टर बॉन्ड जो है वो क्या बनाता है, फिर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। थर्ड पॉइंट है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर थ्रू 3 और 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, और क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को, इसको आप सभी अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए और इसमें देखिए कि किस तरह से ये चीजें जो है वो बनी हुई हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे देखें फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और फॉस्फेट ग्रुप के बीच फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर जैसे अटैच होते हैं, वहां पे फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, आपका बेस अटैच है जब पेंटोज शुगर के साथ, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। तो इस स्ट्रक्चर को, मतलब इसमें कितने 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं और एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये आपका डायग्राम बनाएंगे, इस वाले को अच्छे तरीके से सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे और बनाएंगे, और ध्यान से बनाएंगे कि कहाँ पे आपने फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया है, कौन से नंबर के, उस पे कहाँ पे आपने शुगर अटैच करी है और कहाँ पे आपने नाइट्रोजनस बेस जो था उसको अटैच किया है।
आई होप कि सभी बच्चे नोट कर रहे होंगे। इसमें मैंने आपको दिखाया कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच है पेंटोज शुगर के साथ और नाइट्रोजनस बेस भी अटैच है। इन दोनों के अंदर जो बॉन्ड्स का यूज हुआ है उसमें मैंने आपको बताया कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का अटैचमेंट है, यूज है यहाँ पर, और बेस को यूज अटैच करने के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो देखा गया है। तो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे शुगर के साथ बेस अटैच्ड होता है, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। तो अगर हम बेस की बात करें तो शुगर और फॉस्फेट और कितनी संख्या में होंगे वही डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोटाइड की जो है वो लंबाई कितनी होगी। अब अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा जाए डीएनए का, है ना, तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज 2 फ्री एंड्स। फ्री एंड्स की बात होती है। आगे के स्ट्रक्चर में आप बार बार सुनेंगे 3 पॉइंट फ्री एंड और 5 पॉइंट फ्री एंड वाला। तो 5th एंड पर जहाँ फ्री होता है डीएनए, वहां पे क्या होता है, फ्री फॉस्फेट मोइटी एट 5 एंड ऑफ राइबोज शुगर, और 3 एंड में 3 नंबर में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है राइबोज शुगर का वो अटैच्ड है। अब इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखें। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये पेंटोज शुगर लगे हुए 1 2 3 4 के आपको सीक्वेंस में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखें साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और नीचे की तरफ नाइट्रोजनस बेस अटैच है। ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो अलग अलग हो सकता है, आपका एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, साइटोसिल है, और एक्सेप्शन में यूरेसिल भी आपका इसी जगह पे रिप्लेस करके अटैच होता है। ये तो हो गया आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर सभी बच्चों ने देखा। आपको डबल हेलिक्स मॉडल का रिवीजन कराएंगे। डबल हेलिक्स मॉडल में क्या था, वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये डबल हेलिक्स मॉडल को क्या करा था, प्रपोज किया था पहली बार। और अभी तक जो जानकारी है उसमें ये बताया गया है कि वाटसन एंड क्रिक जो थे वही डबल हेलिक्स मॉडल को भी उन्होंने प्रपोज किया था और उन्होंने डीएनए को भी देखा था। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से उन्होंने देखा था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को, जिसमें 2 धागों से बनी हुई संरचना, उलझे हुए धागों जैसी संरचना दिखाई पड़ रही थी। तो ये काम किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक नाम के वैज्ञानिकों ने मिलकर के। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या कहता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहता है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर के बना हुआ है। शुगर फॉस्फेट जो है वो बैकबोन का निर्माण करता है। नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं इंटीरियर से लेकर के पेयर्ड होते हैं H बॉन्ड से, यानी कि 2 नाइट्रोजनस बेस अगर हैं तो बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है जो इम्पोर्टेंट फीचर है आपका डीएनए स्ट्रक्चर का, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल पोलैरिटी पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, 2 चेन्स जो हैं कॉइल्ड होती हैं लेकिन राइट हैंडेड मैनर में कॉइल्ड होते हैं, दाहिने हाथ की तरफ घुमावदार संरचना होती है उसकी। और सबसे बड़ी बात कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, यानी दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में नीचे और ऊपर दोनों तरफ डिस्टेंस जो है वो कैसा होगा, एक समान होगा। इसके बाद डीएनए हेलिक्स जो है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। आप सभी को पता है कि डीएनए का जो लेंथ है वो डीएनए का लेंथ जो है उसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड करता है। तो लेंथ डीएनए का जो है वो नापना इतना आसान नहीं है, बहुत टिपिकल न्यूक्लियस होता है सभी का। तो डायमेंशन नापने के लिए टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितनी है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। डिस्टेंस जो है 2 बेस पेयर्स के बीच में वो कितना है, 0.34। डीएनए का लेंथ कितना हो गया, 0.34 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6.6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 9। किस तरह से देख रहे हैं, बेस पेयर्स किस तरह से 2 स्ट्रैंड्स मिल करके जो है वो क्या कर रहे हैं, 2 स्ट्रैंड्स मिल करके आपका डीएनए का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं। देख रहे हैं 2
स्ट्रैंड्स यानी कि जिन्हें हम हेलिक्स कहते हैं, क्योंकि घुमावदार संरचना है तो हेलिक्स कहलाते हैं। बीच में बेस पेयर्स मौजूद हैं, यानी कि ऐसे क्षार मौजूद हैं जो नाइट्रोजिनस हैं और क्या है, दोनों के बीच में दो जो बेस पेयर्स हैं, बेस पेयर्स बोला जा रहा है, नाइट्रोजन क्षार का एक जोड़ा है। तो एक जोड़ा का मतलब दो नाइट्रोजन क्षार जुड़े हुए हैं और बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो डीएनए जो है वो दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से और यूकैरियोट्स में अलग तरीके से क्या होता है, पैकेज्ड होता है। मतलब डीएनए जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिकली पैकेज्ड होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसका साइज होता है छोटा और जो डीएनए का लेंथ होती है ना वो होती है बहुत ज्यादा। तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो तो लूप्स में ऑर्गेनाइज होता है ना, और प्रोटीन्स के द्वारा पकड़े हुए रहते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां पे ये डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब प्रोकैरियोट में भी डीएनए जो है पूरे न्यूक्लियस के अंदर, पूरे कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ नहीं होता है, मतलब एक जगह पे थोड़ा सा इकट्ठा रहता है, संघनित हो जाता है। तो डीएनए इज प्रेजेंट इन डीएनए के ऐसी प्रेजेंस को जहां पर वो न्यूक्लियोप्लाज्म तो है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं है, सही तरीके से न्यूक्लियस की संरचना नहीं दिखाई पड़ती प्रोकैरियोटिक में। तो डीएनए जहां पर इकट्ठा है ऐसा बोल सकते हैं, उस जगह को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मतलब उस रीजन को क्या बोलते हैं, उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं डीएनए अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो इसकी संरचना कुछ ऐसी मोती के माला के आकार की दिखाई पड़ती, जहां पे बहुत सारा मतलब धागे के रूप में, स्ट्रिंग के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, और जगह जगह पे आपका वो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी संरचना के बारे में आप बात कर चुके हैं। और ये जो धागे होते हैं, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स जो हैं वो कहलाते हैं हिस्टोन्स, है ना। हिस्टोन्स जो हैं, डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर, यानी हिस्टोन का ऑक्टेमर 8 अणुओं वाला जो हिस्टोन है उसको रैप किए रहता है डीएनए, ग्रुप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना। तो उसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन, मतलब ऑक्टेमर का मतलब क्या है, यानी 4 और 4 8 अणु जब मिलते हैं तो एक ऑक्टेमर बनता है। तो एक सिंगल को हिस्टोन कहते हैं, सिंगल हिस्टोन प्रोटीन जो है, तो 8 अणु एक साथ मिले हुए हैं तो हिस्टोन ऑक्टेमर कहलाता है। और वो जो है उसके बाहर की तरफ से वो रैप होता है ना, वो रैप होता है। तो ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर्स, एक न्यूक्लियोसोम जो है वो 200 बेस पेयर्स बनाता है, और उसके बाद डीएनए हेलिक्स आपका कंप्लीट होता है। तो न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या है ये, एक एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी संरचना को बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहा जाता है। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो है, यानी धागों पर मोती लगे हुए हों, धागों पर मोती सजा हुआ हो, ये दर्जा दिया गया है, ये परिभाषा दी गई है न्यूक्लियोसोम की। जहां पे आपको माइक्रोस्कोप के नीचे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे धागा दिखाई पड़ रहा है, और क्या दिखाई पड़ रहा है, मोतियों जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है। और ये जो मोतियों जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोसोम कहलाता है। तो ऐसा हुआ जैसे ये धागा है ना, यहाँ पे आपका मोती जैसी संरचना है, तो ये धागे ने मोती को लपेटा, उसके बाद फिर आगे बढ़ गई, फिर एक मोती मिला, उस पर लपेटते 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 इस तरीके से संरचना। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो संरचना दिखाई पड़ती है वो कुछ बीड्स और स्ट्रिंग के जैसी दिखाई पड़ती है। इसका सब बच्चे डायग्राम बना लेंगे, किस तरह से हिस्टोन ऑक्टेमर जो है उसके ऊपर डीएनए के धागे की रैपिंग होती है। सभी बच्चे डायग्राम बना रहे हैं आप हिस्टोन ऑक्टेमर का। और तो ये जो एक हिस्टोन ऑक्टेमर है, मतलब एक 8 अणुओं वाला हिस्टोन प्रोटीन और उस पर रैप्ड डीएनए,
ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक न्यूक्लियोसोम कहलाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो इस तरह से जूम वर्जन नहीं दिखाई पड़ता, मतलब तब 8 ऑक्टेमर्स आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे एक धागे में मोती लगा दिए गए हों जगह जगह पे। न्यूक्लियोसोम इस तरीके का दिखाई पड़ता है जैसे एक धागे में मोती लगा दिए गए हों। तो अलग अलग डीएनए पैकेजिंग के आधार पर दो तरीके के क्रोमैटिन पाए जाते हैं। क्रोमैटिन जो है, जो मैंने आपको बताया, क्रोमैटिन मटेरियल, उलझे हुए धागों वाली जो संरचना है उसके अंदर जो ये स्ट्रैंड है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। तो दो प्रकार का क्रोमैटिन मटेरियल होता है। पहला तो आपका होता है यू क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन क्या होता है, लेस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विद लूजर डीएनए पैकेजिंग, यानी कि यू क्रोमैटिन की जो पैकेजिंग है वो थोड़ा सा लूज होती है, लाइटली स्ट्रेन्ड होता है व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, यानी यदि हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो यू क्रोमैटिन जो है वो स्ट्रेन को इतना ज्यादा अब्सॉर्ब या ग्रहण नहीं करता है ना। तो ऐसे यू क्रोमैटिन में डीएनए जो है वो कम होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ये पाया जाता है। यदि हम बात करें हेटेरोक्रोमैटिन की, तो हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है और ये बहुत टाइट डीएनए पैकेजिंग इसमें होती है। क्योंकि ये डार्क स्टेन्ड होता है, यदि माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो ये बहुत ज्यादा गहरे रंग के साथ दिखाई पड़ा, डार्क स्टेन्ड होता है व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो क्योंकि डीएनए जो है वो स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें ज्यादा डीएनए मौजूद होता है। ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होता है और कहाँ पाया जाता है, केवल यूकैरियोट्स में ये पाया जाता है। इस तरीके का हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इस तरीके का यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये आपका एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ देखें, एक छिद्रित सी केंद्रक कला दिखाई पड़ रही है, जो केंद्रक के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है, जो आपका केंद्रक के बाहर का आकार, जैसे कोशिका झिल्ली होती है ऐसे केंद्रक झिल्ली होती है ना। न्यूक्लियर एनवेलप जिसको हम लिफाफा कह सकते हैं, ऐसा एनवेलप जिसके अंदर जो है केंद्रक मौजूद है या केंद्रक बंद है। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ये दो तरीके की मेम्ब्रेन से मिल करके बनता है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। बीच बीच में आप जो देख रहे हैं वो न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं और उसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोलस और अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। उसके अंदर आप स्टेनिंग देख पा रहे हैं, दो तरीके के क्रोमैटिन भी मौजूद हैं, एक हेटेरोक्रोमैटिन है और दूसरा यूक्रोमैटिन है। तो हेटेरोक्रोमैटिन वो है जो जिनके स्टेनिंग से पहचान सकते हैं कौन सा हेटेरोक्रोमैटिन है कौन सा यूक्रोमैटिन है। राइबोसोम्स केंद्र के बाहरी सतह पर लगे हुए होते हैं और बीच बीच में न्यूक्लियर पोर भी मौजूद होता है। तो ये स्ट्रक्चर सभी बच्चे लेवलिंग के साथ अपनी कॉपी में बनाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में अच्छी तरह से आपने न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में रिवाइज किया। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम इसी चैप्टर के कुछ बचे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।